अप्रैल 2025 का बयान। नेशनल हेराल्ड मामला भाजपा द्वारा ध्यान भटकाने, बरगलाने और तथ्यों को तोड़ मरोड़ने का एक प्रयास है। देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाना, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना, स्वतंत्रता संग्राम को तोड़ मरोड़ कर पेश करना और देश की विरासत का अपमान करना। हाल ही में हुए कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक गुजरात अधिवेशन से बौखलाए मोदी शाह की जोड़ी ने फिर से कांग्रेस पार्टी पर प्रवर्तन निदेशालय ED अपनी पसंदीदा आपराधिक वसूली मशीन को छोड़ दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर तथाकथित आरोप पत्र कुछ और नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र है। गांधी परिवार का हर सदस्य, चाहे वह राजनीति में हो या नहीं, भाजपा द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। विडंबना यह है कि पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप ऐसे मामले में लगाए जा रहे हैं जिसमें एक भी पैसा या संपत्ति हस्तांतरित नहीं की गई है। बैलेंस शीट को कर्ज मुक्त बनाने के लिए कर्ज को इक्विटी में बदला जाता है। यह एक आम प्रथा है और पूरी तरह से कानूनी है। जब पैसा ही नहीं है तो लॉन्ड्रिंग कहाँ है? ये एक षड्यंत्रकारी राजनीतिक ठगी है। मोदी सरकार ने ED को अपना इलेक्शन डिपार्टमेंट बना लिया है और बेशर्मी से और बार बार प्रतिशोध के लिए इसका दुरुपयोग कर रही है। ED के मामलों में सजा की दर सिर्फ 1% है। इसके अलावा ED ने जो राजनीतिक मामले दर्ज किए हैं उनमें से 98% मामले सत्ताधारी पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ हैं। श्रीमती सोनिया गांधी, श्री राहुल गांधी और श्रीमती प्रियंका गांधी वारा के परिवार के खिलाफ मनगढ़ंत मामलों में की जा रही साजिश सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग से कम नहीं है। फर्जी और झूठे मामलों के माध्यम से नेतृत्व और उनके परिवारों को निशाना बनाकर भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है, एकमात्र ताकत जो लगातार लोगों के साथ और इस देश की आत्मा के लिए खड़ी रही है। ये लोकतांत्रिक विपक्ष पर सीधा और खतरनाक हमला है। ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा राजनीतिक धमकी का एक भद्दा प्रयास है। तब तक ये परिस्थिति निर्मित हो गई थी कि उस अखबार से डरकर अंग्रेजी हुकूमत ने उस अखबार को प्रतिबंधित कर दिया। आज उस अंग्रेजी हुकूमत के अनुयायी भारतीय जनता पार्टी फिर से भयाक्रांत है आज के गांधी, राहुल गांधी से, और आज के अखबार वही आजादी का आंदोलन का अखबार नेशनल हेराल्ड से। उस अखबार को एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड एक कंपनी के माध्यम से प्रारंभ किया गया था। उस अखबार को आज़ादी के बाद जो काम करने वाले लोग थे, आज़ादी के पहले और बाद में, उनकी सैलरी, उनके पेंशन, उन प्रॉपर्टीज के टैक्सेस जो कि अधिसंख्य संपत्तियां 99.99% संपत्तियां जो लीज पर थी, सरकार की थी, उसकी देनदारियां जो थी वो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया कि आजादी के अखबार का ऋण चूंकि कांग्रेस पार्टी और देश पर भी है तो ये उस कांग्रेस पार्टी का दायित्व बनता है कि उसकी देनदारियों को चुकाया जाए। तो सन 2002 से 2011 तक 99 करोड़ रुपीस 100 किश्तों में आहिस्ता आहिस्ता उसके चुकाए गए। 2010 में यंग इंडिया नाम की कंपनी बनाई गई। यंग इंडिया नाम की कंपनी इसलिए बनाई गई कि हम चाहते थे कि फिर से जो नेशनल हेराल्ड अखबार है वो उसका हम आकार दें और फिर से वो अपना सामाजिक दायित्व को पूरी तरह निभा सके। तो उसका जो डेट था उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया, उसका जो लोन था हमने उसको इक्विटी में कन्वर्ट किया और एक ऐसी कंपनी बनाई जो कंपनी एक्ट 1956 की सेक्शन 25 की कंपनी, अर्थात जैसे हम चैरिटेबल ट्रस्ट बनाते हैं उस प्रकार की कंपनी थी। जो नया एक्ट जब 2013 का आया तो उसका सेक्शन 8 हो गया। उसमें इस बात का निर्धारण होता है कि 1 रुपया भी जो एजेएल नाम की कंपनी का है वो इसमें ट्रांसफर नहीं होता, 1 इंच संपत्ति इसमें ट्रांसफर नहीं होती। और ये कंपनी के प्रावधान यंग इंडिया के ऐसे हैं कि इसमें संपत्ति अर्जित करना तो दूर, इसके डायरेक्टर सैलरी भी नहीं ले सकते। तो राहुल जी और जो सोनिया जी पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आरोप लगा रही है मनी लॉन्ड्रिंग का,
दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 1 रुपया उसमें से ट्रांसफर नहीं हुआ, 1 इंच संपत्ति ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन केस लगा दिया मनी लॉन्ड्रिंग। ये क्रम प्रारंभ होता है 2013 के आसपास, जब सुब्रमण्यम स्वामी अदालत में जाते हैं और एक मुकदमे की मांग करते हैं। वो मुकदमा चलता है और 2016 तक ये परिस्थिति आती है कि स्पेशल कोर्ट के जज को कहना पड़ता है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद ये टाइम बाय कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था उस समय भी कि इनके पास कोई प्रमाण और तथ्य नहीं है, सिर्फ समय व्यतीत करना चाहते हैं। ये सुनकर स्वामी साहब, उन्होंने ये कहा रिकॉर्ड पर कि फरवरी 2016 से प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर लगाए और सिर्फ तारीखें ली जा रही है। तो ये हाई कोर्ट जाकर उस मुकदमे को स्टे करा दें। उस मुकदमे को स्टे कराने के एक घटनाक्रम और होता है कि 2015 में इसी मोदी सरकार की ईडी इसमें क्लोजर फाइल करती है। स्वाभाविक है, क्योंकि वो ये तथ्य देखती है कि इसमें ना कोई संपत्ति का आदान प्रदान हुआ है, ना 1 रुपए का आदान प्रदान हुआ है, तो ये मुकदमा चलने योग्य नहीं है। और वो क्लोजर फाइल करते हैं तो उस ईडी का जो उसके डायरेक्टर होते हैं उसका ट्रांसफर मोदी सरकार कर देती है बेमनस्य रखते हैं। बड़ी बात बाद में ये इसमें आती है कि ये दुष्प्रचार किया जा रहा है 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां एजेंट, इनका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट असेस करता है, कहता है 413 करोड़। सवाल ये उठता है कि क्या ये 99 करोड़ रुपए एजेंट लोन नहीं ले सकता था? तो उत्तर है नहीं ले सकता था, क्योंकि एक लखनऊ को छोड़कर बाकी की सारी प्रॉपर्टी सरकारी थी जो लीज पर थी। उन सरकारी संपत्तियों को हम मॉर्गेज नहीं रख सकते थे, उसकी बैलेंस शीट घाटे की थी, कोई बैंक तैयार नहीं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने मानस बनाया कि हम अपना दायित्व निभाएंगे, हमारा सामाजिक और देश के प्रति जो दायित्व वो निभाएंगे, और हमने उनको उसको लोन दिया। उसके बाद आज जो बात हो रही है 2021 में फिर क्या हुआ, जब ईडी ने देखा कि सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो स्टे लेकर रखा है, तो उसने खुद ने अपनी तरफ से एक मुकदमा दर्ज किया और जांच प्रारंभ की। अब जांच जब प्रारंभ की तो 2023 में उसने संपत्तियों को जब्त करने का एक आदेश जारी किया। उस आदेश में 180 दिन की मियाद होती, जो अगर आप देखेंगे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 का, तो सेक्शन 5 में उसमें टेम्परेरी एक अटैचमेंट का प्रोविजन है और वो 180 डेज तक होता है। उसके बाद एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको अगर कंफर्म करती है तो वो 365 डेज में उसमें चार्जशीट फाइल करनी होती है। तो 10 अप्रैल 2024 को वो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उस जो इन्होंने संपत्तियों को अटैच किया था, जो टेम्परेरी अटैचमेंट था, उसको कंफर्म किया। तो 365 दिन 10 अप्रैल 2024 से ईडी की बाध्यता होती कि वो चार्जशीट पेश करनी है, नहीं तो मुकदमा ही खत्म हो जाता। तब 9 अप्रैल 2025 को तिथि खत्म हो रही थी। उस मजबूरी के तहत ईडी ने वो चार्जशीट फाइल की। इसका आशय ये कि मुकदमा एकदम ट्रांसपेरेंट है। हमने किसी तरह का राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी या मैं जिनकी हिस्सेदारी है, 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, न जेल में हुआ है। भ्रष्टाचार किसको कहते हैं? भ्रष्टाचार कहते हैं, मैं आपके स्मृति पटलों को चिन्हित कर दूं, 95-96 में पूरे विश्व में एकमात्र राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी, जिसने नागरिकों के चंदे के पैसे को बिजनेस के रूप में एक कैन स्टार कंपनी में इन्वेस्ट किया। उस कैन स्टार कंपनी में जब इन्वेस्ट किया तो इनकम टैक्स का नोटिस सर्व हो गया उनको। उन्होंने कहा कि आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं? उन्होंने रिप्लाई फाइल किया। उन्होंने कहा कि हम एक समाचार पत्र भारतीय जनता पार्टी निकालती है और उस समाचार पत्र में हमको लॉस हो रहा है, तो ये जो कैपिटल गेन है ये हमको अखबार के बिजनेस लॉस मानकर कंपनसेट कर दीजिए।
लेकिन इनकम टैक्स मानने को तैयार नहीं था, संभव ही नहीं। जब आप इनकम टैक्स एक्ट से छूट लेते हैं, उस चंदे का एग्जम्पशन लेते हैं, कोई टैक्स आपको नहीं देना पड़ता है, कोई राजनीतिक दल बिजनेस कैसे कर सकता है? मगर वो मुकदमा खत्म हुआ जनवरी 2002 में, जब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार थी। ये क्लियर कट केस था पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का कि हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की मान्यता समाप्त हो जाती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने प्रतिशोध नहीं किया, पूर्वाग्रह रख के प्रतिशोध की राजनीति नहीं की। हमारी 10 वर्ष सरकार रही, लेकिन जो डिप्टी कमिश्नर वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का मुकदमा था, ना हमने उसको रीओपन किया, ना हमने कोई प्रतिशोध दिया। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से इसमें प्रतिशोध की आग में जल रही है। चूंकि गुजरात में बड़ा अधिवेशन हमने किया, चूंकि राहुल गांधी जी बार बार ये बात देश के सामने रख रहे हैं कि कैसे जो ऑफशोर कंपनियां हैं साइप्रस में, यूएई में, उनसे कैसे रीराउटिंग करके स्टॉक मैनिपुलेशन मोदी सरकार के दोस्त की कंपनी कर रही है। एक दिन 9 अप्रैल को वो चार्जशीट फाइल की, लास्ट डे, नहीं तो उसको 365 दिन हो जाते तो उनका क्लेम खत्म हो जाता। जी, मेरा पूछना ये कि कांग्रेस के पास 1 साल इतना टाइम था। नॉर्मली जब ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चल रहा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसका एक सुप्रीम कोर्ट लोग गए भी थे, तो सुप्रीम कोर्ट में नॉर्मली ये प्रैक्टिस होती कि ट्रायल कोर्ट के केसेस का को वो कहते हैं कि ट्रायल हो जाने दीजिए, उसके बाद आप थ्रू प्रॉपर चैनल आइएगा। हम फिर कह रहे हैं आपको, ये रिकॉर्ड पर है, ये जो स्पेशल कोर्ट के जज विशाल ने ये कहा है सुब्रमण्यम स्वामी 2016 से केस लगा, उनके पास कोई साक्ष्य नहीं, देते क्या हो? तो हाई कोर्ट गए और कहा कि हमको और साक्ष्य जुटाने हैं, इसलिए आप स्टे करते। तो 2016-17 के बाद से स्टे पड़ा हुआ था। फिर 21 में जाकर जब राहुल गांधी जी ने मुखत्ता से आवाज उठानी प्रारंभ की तो ईडी ने अलग से एक मुकदमा दर्ज किया। तो जब तक कंटिन्यू